चलो, तो देखो अपन ने पिछली क्लास के अंदर जब आप पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो आज अपन पढ़ेंगे इसके अंदर प्लास्टिड को। ठीक है, तो प्लास्टिड रिवाइज भी हो जाएगा और प्लास्टिड को भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में अपन इसके अंदर आज स्टार्ट करेंगे राइबोसोम्स को भी। ठीक है, तो राइबोसोम्स पढ़ेंगे और साथ में प्लास्टिड। अब देखो, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज ये पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में कितनी लेयर होती है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल लेयर जो होती है यानी इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर उसके पास में क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? क्रिस्टी बोलते हैं। उस क्रिस्टी के ऊपर हमने देखा था कि F0 F0 पार्टिकल्स होते हैं जिसको अपन ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। और हमने ये सीखा था कि जो अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और एटीपी का प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन में हमने ये सीखा था, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस का बाइंड होना। ठीक है ना। और ऑक्सीडेटिव हमने ये सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 सिखाया था आपको, वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या बनता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, इस बार जो पेपर आ रखा है वो थोड़ा सा टफ पेपर है। टफ इन द सेंस आपने सुना होगा, थोड़ा लेंथी पेपर है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ साथ में जो अपन पढ़ रहे हैं हर एक लाइन के बारे में आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, नहीं तो उसके बिना बहुत पार नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पिछले साल 650 आए थे, वो वापस से कितने आ गए? 400, 350, 420 ऐसे पे आ गए। और जिन्होंने पेपर देखा है, नहीं देखा है तो पेपर देखना, कि ताकि तुम्हारे को फिजिक्स के बारे में पता चले, केमिस्ट्री के बारे में पता चले। और बायोलॉजी पहले जैसी नहीं आती। पहले जैसे का मतलब ये होता था कि डायरेक्ट पूछते थे। अभी अपन जो जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर चीज का एक लॉजिक होता है, तो लॉजिक पे भी अपन को जाना है और हर एक चीज को आपको बार बार पढ़ना, तब जाकर के आपका कुछ अच्छा स्कोर बनेगा। क्योंकि पहले क्या होता था 2024 के अंदर ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 360 में से 360 आए थे। इस बार जिनके पिछली बार 360 आए थे, इस बार तो उनके 300 भी पार होने बहुत मुश्किल हो गए। ठीक है ना। जो 300 भी पार होने मतलब जिनके 630 आए थे नंबर, इस बार उनके 450 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो आप खुद सोचोगे, बायोलॉजी के अंदर ही 250 300 नंबर हो गए। ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर लोगों के नंबर आए हैं 10-11 नंबर। ठीक है ना, 10-10 11-11 नंबर आए हैं। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, जब हम पेपर देते थे 2015-16 की जब अपन बात कर रहे हैं, तो 2016 के अंदर ऐसा पेपर आया था। फिर 2021 के अंदर ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा पेपर आया, अब 2025 के अंदर पेपर आया। अब ये ठीक है ना, और 26 के अंदर मोस्ट प्रोबेबल ऐसा है कि पेपर ऐसा ही आएगा। अपन आसान की अपन बात नहीं करते, आसान आए तो आपका बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि देखो, पेपर टफ आना चाहिए। टफ आने का मतलब ये होता है, अगर मान लो कि सबके नंबर अगर मान लो कि ज्यादा ही आ रहे हैं, तो उस पेपर का लेवल क्या होगा? अभी जैसे कल एडवांस का पेपर हुआ है, एडवांस का पेपर भी बहुत अच्छा खासा पेपर आता है, कंसेप्शनल चीजें आती है। तो फिजिक्स में ऐसा होगा कि जैसे इस साल ऐसा था कि बहुत सारे बच्चों से मतलब 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो दूर की बात है। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो सॉल्व नहीं हो रही थी। तो अपन को पूरे साल भर क्या करना है? इसी हिसाब से तैयारी करनी है, हर एक चीज को डिटेल में समझना है। डिटेल इन द सेंस कि अपन आउट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, जो उसके आसपास में चीजें, उसकी जो एनसीईआरटी की लाइनें जो डेप्थ में, यानी उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हर एक चीज को समझेंगे। तो उसी चीज पे अपन स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड को। तो प्लास्टिड की जब अपन बात करते हैं, तो प्लास्टिड में हमने ये सीखा था कि ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। यानी ये भी बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? फोल्ड, लेकिन इसकी इनर मेम्ब्रेन पे कोई भी फोल्ड यानी क्रिस्टे नहीं होते। अगर अपन ये बात करें प्रेजेंट किस में होता है, तो सभी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। एक यूग्लिनॉइड जो होते हैं उनके पास में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल्स के पास में क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर अपन इसके साइज की अगर अपन बात करें, तो रिलेटिवली अगर मतलब ये बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे जो ऑर्गेनल है उनके हिसाब से क्या होता है? इसका साइज क्या होता है? ज्यादा। तो हम अगर इसका साइज ज्यादा है तो इसको अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने ये बोला था कि बिना ऐसे आप उसको दिन भर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टेन, स्टेन का नाम क्या था? जेनिस ग्रीन बी स्टेन नाम था। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये स्टेन होता है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं कि इसको बिना स्टेनिंग से भी अपन क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। अगर इसके अपन पिगमेंट की अपन बात करें, यानी जो अपने पास में प्लास्टिड है मेनली उसके पास में क्या होता है? पिगमेंट। तो पिगमेंट की अगर अपन बात करें तो इसके पास में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उसका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। जैसे आपने सीख भी रखा है कि जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर क्या होते हैं? एक अपर सरफेस होती है और एक लोअर सरफेस। तो अपर सरफेस पे क्या होता है? लाइट ज्यादा गिरती है, और लोअर सरफेस पे लाइट कम गिरती है। तो इसलिए आपने उसके अंदर कलर डिफरेंस भी देखा होगा। अपर वाली सरफेस कैसी होती है? डार्क ग्रीन, और लोअर वाली सरफेस कैसी होती है? लाइट ग्रीन। ज्यादातर पौधों के अंदर अपन ऐसा देखते हैं। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं मीजोफिल सेल्स होती है। उस मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है।
तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और भी दूसरे पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स होता है और जैसे कि ज़ैंथोफिल। ये दोनों पिगमेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ऐसा पिगमेंट जो हेल्प करे उस तरीके के पिगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट, यानी ये हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस में। लेकिन इसका मेन काम क्या है, ये क्या करते हैं, दो कलर देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। अब प्लास्टिड की जब हमने बात करी थी तो ये भी क्या है, एक तरीके का सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब अपन ने सीखा था, हमने ये बोला कि इसके पास में भी क्या होता है, खुद का डीएनए, लेकिन इसका डीएनए क्या होता है, उसकी मात्रा क्या होती है, कम। तो ये जो प्रोटीन बनाता है पूरी प्रोटीन नहीं बना पाता, तो इसकी डिपेंडेंसी किसकी तरफ हो जाती है, साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन अपने पास मिलेगा और अपने बॉडी के क्या करेगा, फंक्शन। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, सब कुछ खुद से करे। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा ये खुद से करे और बाकी क्या करे, न्यूक्लियस, या फिर अपन ये बात कर सकते हैं साइटोप्लाज्म से प्रोटीन लेकर के उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। राइबोसोम की अगर अपन बात करते हैं तो इसके पास में राइबोसोम कौन से होते हैं, 70S। डीएनए की जब अपन बात करते हैं, डीएस का मतलब क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल होता है। सिंगल का मतलब समझ गए, यानी इसके पास में एक ही डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और नेकेड होता है, नेकेड का मतलब क्या होता है, इसके पास में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट। और ये कैसा होता है, जीसी रिच। जीसी मतलब देखो क्या होता है, डीएनए के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है एटी और एक होता है जीसी, ठीक है ना, वो आगे अपन और सीखेंगे। तो इसके पास में क्या होता है, जीसी का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये दर्शाता है कि इसका डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए से क्या होता है, मिलता जुलता होता है, ठीक है। चलो आगे अपन बात करते हैं इसके टाइप ऑफ प्लास्टिड पे। अब टाइप ऑफ प्लास्टिड किसके बेसिस पे किया गया है, पिगमेंट के बेसिस पे। तो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पिगमेंट के बेसिस पे देखा गया तो तीन तरीके के प्लास्टिड मिले हमारे को। पहला कौन सा था, क्रोमोप्लास्ट, दूसरा कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, नाम से समझ में आता है क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी ऐसा प्लास्टिड जो क्या करेगा, प्लांट को कलर देने का काम करेगा। तो इसके अंदर हमने जो बोला कि मेन पिगमेंट क्या है इसके अंदर, तो पिगमेंट की जब अपन बात करते हैं तो इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसमें कौन कौन सा होता है, क्लोरोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें कौन सा एक्स्ट्रा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट एब्सेंट। तो जिसमें पिगमेंट ही एब्सेंट है तो ना ही वो कलर देगा, ना ही वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया कलर देना। अगर इसकी अपन बात करें, क्लोरोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस, और ये कलर देने का भी काम करता है। लेकिन मेनली कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर, ठीक है ना। अगर इसकी अपन बात करें तो इसके पास में ना क्लोरोफिल है ना दूसरे पिगमेंट है, तो ये क्या करता है, अपने फंक्शन को चेंज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, स्टोरेज का काम करता है। अब देखो ये जो पिगमेंट होते हैं सारे के सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। तो फैट सोल्यूबल पिगमेंट जो अपन ने पढ़ा था, एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जो वैक्यूल के अंदर था, उसका नाम क्या होता है, एंथोसाइनिन, जो पेटल्स को कलर देने का काम करता है। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट क्या होता है, फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल पिगमेंट क्या होते हैं, ऐसे लेमिना लाइक स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन से, इन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होते हैं, ऐसे एम्बेडेड धसे हुए होते हैं, और वहीं से क्या करते हैं, ये आगे जाकर के फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो जिसमें पिगमेंट होगा उसमें लेमिला भी होगा। तो इसमें लेमिला प्रेजेंट है, इसमें लेमिला प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि पिगमेंट प्रेजेंट है। इसमें पिगमेंट नहीं है तो लेमिला एब्सेंट है, ठीक है। अब इसके डीएनए की अगर अपन बात करते हैं तो इसके पास में भी डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर, इसके पास में भी डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर, और इसके पास में भी डबल स्टैंडर्ड सिंगल, तीनों का डीएनए सेम। अब तीनों का डीएनए सेम होने की वजह से ये एक दूसरे के अंदर क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन। यानी एक एग्जांपल की बात करते हैं कि आपने कोई फल देखा होगा जो कि शुरुआत में क्या होता है, हरे कलर का होता है, लेकिन पकने के बाद में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि अमरूद की बात करते हैं, बनाना की बात करते हैं, अमरूद शुरुआत में कच्चे अमरूद जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ग्रीन, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं, येलो, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर का है तो उसमें कौन सा प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट। और येलो कलर में जैसे ही चेंज हुआ तो कौन सा प्लास्टिड आ गया, क्रोमोप्लास्ट आ गया। तो ऐसे सवाल बना करके पूछा जा सकता है कि सवाल ऐसे बनाएगा, सवाल बनाने वाला क्या बोलेगा कि एक फल है हमारे पास में या फिर गुआवा है, गुआवा की जो अपने इनिशियल स्टेज जो होती है उसके अंदर कैसा होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, बाद में थोड़े समय बाद में, ठीक है ना, उसके पकने के बाद में वो येलो कलर का हो जाता है। तो कौन से प्लास्टिड ने किस प्लास्टिड के अंदर कन्वर्जन किया, ठीक है ना, समझ में आया क्वेश्चन इस तरीके। तो ये डीएनए सेम होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन। फिर हमने एक चीज सीखी थी, जब इनका डीएनए सेम है तो ये तीनों के तीनों सेम चीज, सेम तरीके का पिगमेंट क्यों नहीं बना पा रहे। उसका हमने ये रीजन देखा था कि डीएनए होना सब कुछ नहीं होता, उसके डीएनए के ऊपर जीन भी होना चाहिए और जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। इसको ऐसे समझो, मान लो सिंपल सी बात है कि आप सबके अंदर हाइट का जीन है,
या फिर अपन बोलते हैं आपका 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 सबका डीएनए सेम है। लेकिन अगर अपन ये बात करें कि किसी की हाइट बड़ी है किसी की हाइट छोटी है, ठीक है ना, तो हाइट होना की अगर अपन ये बात करें तो यानी उसके अंदर वो डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी आरएनए बना रहा है और आरएनए बनाने के बाद में प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो जिसमें प्रोटीन बनेगा वो उसकी हाइट लंबी हो जाएगी और जिसमें प्रोटीन नहीं बनेगा उसमें हाइट नहीं होगी, छोटी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये डिफरेंस हो गया कि हमारे पास में हम ये बोलते हैं कि भाई डीएनए होना सब कुछ नहीं होता, उसका एक्सप्रेशन भी जरूरी होता है, ठीक है, ये चीज है। देन इसके बाद में हम ये देखते हैं इसके अंदर राइबोसोम। तो तीनों के अंदर राइबोसोम कौन सा होता है? 70s, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसके पास में भी डबल मेम्ब्रेन, इसके पास में भी डबल मेम्ब्रेन और इसके पास में भी डबल मेम्ब्रेन, यानी ऑलमोस्ट तीनों के तीनों प्लास्टिड क्या होते हैं? एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, ठीक है भाई। चलो अब फटाफट से क्वेश्चन के जवाब आंसर देते जाना, ठीक है। इसके अंदर अपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर या फिर अपने प्लास्टिड के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है? कितनी होती है प्लास्टिड के अंदर? 2 मेम्ब्रेन। कौन कौन सी? आउटर और इनर। अगर अपन ये बात करें पिगमेंट के बेसिस पे क्लोरोप्लास्टिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3। कौन कौन से? क्रोमो, क्लोरो और ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जिसमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो सिर्फ और सिर्फ कलर देता है? क्रोमोप्लास्ट। कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेन पिगमेंट कौन सा चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पे स्टोर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेमिला किस किस के पास में प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जिसके पास में पिगमेंट होगा उसके पास में क्या होगा? लेमिला होगा, ठीक है। सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। क्रोमोप्लास्ट की अपन बात करते हैं तो हमने ये सीखा अभी कि भाई पिगमेंट इसके पास में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है? कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। कैसा होता है? फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल? फैट सोल्यूबल। तो ये फैट सोल्यूबल होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फैट सोल्यूबल पिगमेंट का काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है, ये क्या करते हैं? कलर देने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो कलर देते हैं, कौन कौन सा कलर? रेड, येलो और ऑरेंज। तो ये कलर देते किसको है? या तो फ्रूट की वॉल को जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, और या फिर किसको देंगे? ये पेटल्स को। लेकिन पेटल्स को मेन कलर देने का काम कौन करता है? जो वैक्यूल के अंदर पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? एंथोसाइनिन। तो यहां पे चाहे तो लिख भी लेना एंथोसाइनिन, ठीक है भाई। एंथोसाइनिन की हम यहां पे बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने एक चीज देखी थी कि जैसे आप देखते हो लाल टमाटर, ठीक है ना, और लाल मिर्ची, ठीक है ना। तो रेड टमाटो और रेड जो चिल्ली है उसके अंदर मेन पिगमेंट कैसा होता है? रेड। तो रेड पिगमेंट किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन। तो हम एक चीज पढ़ेंगे भी सही, जब अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे हम टमाटो के बारे में भी अपन बात करते हैं कि कलर के बारे में हम बात करते हैं। चले आगे। चलो फिर हमने ये सीखा कि भाई ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का उसके पास में क्या होता है? पिगमेंट एब्सेंट। तो पिगमेंट नहीं होते, इसका काम क्या होता है हमारे पास में? स्टोरेज ऑफ फूड का। तो स्टोरेज ऑफ फूड करता है तो ये 3 फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकता है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करते हैं तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको आपके, इसको अपन बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। और ऐसे प्लास्टिड जो क्या करते हैं कि जहां पे प्रोटीन को स्टोर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एरियोलोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये जो अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलोस का मतलब क्या होता है? स्टार्च। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? स्टार्च की फॉर्म में। जैसे कि आप पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस हो गए। एरियोलोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन से स्टोर होते हैं, जैसे कि पल्सेस, जो भी दालें वगैरह अपन खाते हैं वो चीज होगी। फैट को स्टोर करने वाले, ऑयल को स्टोर करने वाले कौन से होते हैं? एलियोप्लास्ट। जैसे कि हमारे पास में ग्राउंडनट हो गया, कैस्टर्ड हो गए, इन सबको स्टोर करते हैं ये आपके फैट और ऑयल को, ठीक है। चलो लास्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पे। तो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कौन कौन सा होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगर कैरोटीनॉइड या फिर कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। इनका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर देते हैं ये ज्यादातर, ठीक है। तो मान लो आपको सिखाने के लिए हमने क्या लिया? एक लीफ ली। इस लीफ के अंदर ओवल और राउंडेड शेप की, ठीक है ना। हमने जब सेल स्टार्ट किया था तो हमने ये सीखा था राउंडेड, ठीक है, या फिर और ओवल, ठीक है। ओवल शेप की सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है? ऐसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब इस मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 20 से लेकर के 40। अब एक एल्गी होती है जिसका नाम होता है ग्रीन एल्गी, जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ये डेटा ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर अपन इसके साइज की अपन बात करें तो इसकी वृत्त कितनी होती है? 2 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर।
और अगर लेंथ की अगर अपन बात करें तो इसकी कितनी होती है 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया से तो कई गुना ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए इसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अगर इसकी शेप की अगर अपन बात करें तो शेप इसकी अलग अलग तरीके की मिलती है। ये अपने को स्फेरिकल भी मिल सकती है, ओवल शेप भी मिल सकती है, लेंस शेप भी मिल सकता है, डिस्कॉइडल भी मिल सकता है और रिबन शेप। रिबन शेप का एग्जांपल ध्यान रखना, हमने पढ़ा था स्पायरोगायरा। ठीक है, चलो अब ये एक क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में कितनी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको? दो। कौन कौन सी? आउटर और इनर। तो आउटर और इनर जो होती है इनके बीच में मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी होता है। ठीक है, फिर हम ये बात करते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कोई भी फोल्ड नहीं होते। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर की तरफ जो चैम्बर बना हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा जो होता है, इस स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास में ऐसे क्या होता है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। इस थाइलेकॉइड का ये जो स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड होते हैं यानी स्टैक्स ऑफ कॉइन जो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेनम। यानी एक जो सिक्के का स्टैक जो होता है, यानी आपने सिक्के लिए उसका अपन ने क्या करना? स्टैक बना दिया, उस एक पार्ट को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ऐसे बहुत सारे पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके स्ट्रोमा की जब अपन बात करते हैं तो इसके स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? इसका डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है इसका? डबल स्टैंडर्ड, नेकेड होता है, हिस्टोन एब्सेंट होता है, जीसी रिच होता है, सिंगल होता है और सर्कुलर होता है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। राइबोसोम की बात करें तो कौन से राइबोसोम होते हैं? 70S। और ये जो अपने पास में स्ट्रोमा होता है। अब ये दो जो ग्रेनम जो होते हैं उसके बीच में एक कनेक्शन होता है जो कि एक लेमिला से बना होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली, या फिर जिसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं फ्रेट चैनल के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ी, ये चीज रहती। अब एक चीज ये रहती है कि जब अपन ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये पोरिन प्रोटीन क्या होता है? इसका जो क्या होता है, ये जो डायमीटर होता है ये कैसा होता है? वाइड। तो वाइड होता है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल अंदर भी आ सकते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर भी जा सकते हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर जाए और ज्यादा मॉलिक्यूल अंदर आए तो उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है? हाई। तो बाहर वाली और अंदर वाली मेम्ब्रेन में से परमिएबिलिटी कौन किसकी ज्यादा? बाहर वाली मेम्ब्रेन। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये थाइलेकॉइड का फॉर्मेशन होता कैसे? तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये सबसे पहले एक वेसिकल लाइक या फिर एक इनवर्ड इन्वेजिनेशन बनाती है, यहां से टूटती है, टूटने के बाद में क्या बना लेती है? ये थाइलेकॉइड। तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे की क्या होगी? सिमिलर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में से परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा? आउटर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन की और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की कम क्यों है? क्योंकि वो इनर मेम्ब्रेन से मिलकर के बना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो थाइलेकॉइड के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे अपन अभी बात करेंगे, इसके ऊपर पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्वांटोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट। इसके ऊपर लाइट गिरती है, लाइट गिरने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे अपन ये बात करते हैं एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है लाइट गिरने से होता है, और हमने बोला कि भाई फास्फोरस बाइंड होता है, तो फास्फोरस के बाइंड होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। और लाइट की वजह से ऐसा चीज होती है तो हम क्या बोलेंगे? फोटो फॉस्फोराइलेशन। इतनी बात समझ में आ गई, ये चीज रहता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आपके ये जो थाइलेकॉइड जो होते हैं यहाँ पे क्या चलती है? लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा के अंदर क्या चलती है? डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए एक हमारे पास में एक सबस्ट्रेट होता है जिसका नाम होता है रूबिस्को। एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेस कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेस। क्या होता है पूरा नाम? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो जो कि डार्क रिएक्शन का क्या करता है? काम करता है। चलो अब देखो किस तरीके से अपन ये बात करते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। ये एक हमने थाइलेकॉइड का एक यूनिट बनाया, ये थाइलेकॉइड की एक मेम्ब्रेन। इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? ऐसे ये जो अपने पिगमेंट्स लगे होते हैं, जैसे मान लो क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल लग रखा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम्स बोलते हैं। ये क्वांटोसोम्स के अंदर क्या होता है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट। कितने पिगमेंट? 250 से लेकर के 400 पिगमेंट। यानी हमने ये देखा कि इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर हमारे को मिल सकता है कि ये जो 250 से लेकर के 400 पिगमेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनमें मेन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है इसके अंदर। तो जो कि आगे हम फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर वो सेंटर होता है जहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो ये क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का क्या करता है? काम करता है। अब देखो होता यह है कि जब इसके ऊपर लाइट गिरती है क्वांटोसोम पे, तो लाइट गिरने की वजह से क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, और यहां पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन चलती है। अब लाइट रिएक्शन जब चलती है तो वहां पे क्या होता है? वाटर की स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग से क्या होता है? अंदर की तरफ प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज।
और ऑक्सीजन जो होती है वो बनती है, और ऑक्सीजन हमारे पास में कहां चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। जो वातावरण के अंदर अपन ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो कहां से आई, लाइट रिएक्शन। अब इसका ये अंदर का जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं ल्यूमन। इस ल्यूमन के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे लाइट रिएक्शन चलती है वैसे वैसे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अंदर की तरफ प्रोटॉन का ग्रेडियंट ज्यादा और बाहर की तरफ प्रोटॉन का ग्रेडियंट कम। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे F0 F0 पार्टिकल लगे होते हैं। अब यहाँ पे जो अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में हमने सीखा था F0 और F1 देखा था। यहां पे हम क्या करते हैं, जो अंदर की तरफ है ये धसा हुआ जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, CF0। सी किस लिए लगाया अपन ने, क्लोरोप्लास्ट के लिए, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, CF1। अब देखो यहां पे ये जो प्रोटॉन होता है ये क्या करता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो इसमें क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल चेंज। कॉन्फिगरेशनल चेंज का मतलब पहले एटीपी एडीपी और फॉस्फेट आयन को जैसे ही कॉन्फिगरेशनल चेंज होता है ये जुड़ जाते हैं, और जुड़ने से क्या बन जाती है हमारे पास में, एटीपी बन जाती है। तो यहां पे क्या हुआ है हमारे पास में, फॉस्फोरस के बाइंड होने से क्या हुआ है, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। और लाइट की वजह से हुआ है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, और इसकी परमेबिलिटी किसके बराबर होती है, इनर मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन से ही मिलकर के बनी हुई है। अब क्लोरोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन एटीपी का फॉर्मेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है, लेकिन उसको अपन पावर हाउस बोलते हैं, और इसको अपन पावर हाउस नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते उसको, इसको पावर हाउस, क्योंकि ये जो एटीपी बनाता है ये खुद के लिए बनाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल के लिए बनाता है। जब दूसरों के लिए बनाएगा तो पावर हाउस, और खुद के लिए बनाएगा तो पावर हाउस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये खुद के लिए एटीपी बनाता है, दूसरों के लिए नहीं बनाता, ठीक है। फंक्शन की अगर अपन ये बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। अब हमने शुरुआत में भी दो टर्म पढ़ी थी, एक अपन ने पढ़ा था बायोजेनेसिस और एक अपन ने पढ़ा था ओरिजिन। बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि नया क्लोरोप्लास्ट कैसे बनेगा। तो एक चीज याद रखो, सेल थ्योरी हमने पढ़ी थी, किसने दी थी सेल थ्योरी, स्लीडन एंड श्वान ने। इसको करेक्ट किसने किया था, मतलब वापस से मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ विर्चॉफ 1855 के अंदर 18। तो इसने क्या बोला था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने क्या बोला कि जो नई सेल होती है वो कैसे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से प्रेजेंट है, यानी पहले से क्लोरोप्लास्ट यहां पे प्रेजेंट होगा, वो डिवाइड करके नया क्लोरोप्लास्ट बना लेगा। तो सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट आया कहां से, तो सबसे पहले जो इस मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, या फिर हम ये बोलते हैं इसके अंदर प्रोप्लास्टिड होता है। प्रोप्लास्टिड की बात करते हैं, ये अंडर डेवलप प्लास्टिड होता है, अनडेवलप प्लास्टिड होता है, यानी पूरी तरीके डेवलप नहीं होता। इसके पास में क्या क्या होता है, इसके पास में डीएनए होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है और राइबोसोम होते हैं, लेकिन इसके पास में थाइलेकॉइड नहीं होते, ठीक है ना। अब जैसे ही क्या होता है, प्रोप्लास्टिड के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन के अंदर ये अपने अंदर बदलाव लेकर के आता है। बदलाव लाने की वजह से ये हो सकता है कि क्लोमोप्लास्ट बना ले, हो सकता है ये क्या बना ले, क्लोरोप्लास्ट बना ले, या फिर हो सकता है ये ल्यूकोप्लास्ट। यानी जैसा इसका जेनेटिक कंपोजिशन होगा, यानी जिस तरीके के इसके पास में जीन होंगे उसी तरीके का क्या बना लेगा, अपने पास में प्लास्टिड बना लेगा। अब मान लो कि आपको सिखाने के लिए हमने क्या माना कि इस प्रोप्लास्टिड ने किसको बना दिया, क्लोरोप्लास्ट को। अब ये क्लोरोप्लास्ट से दूसरा क्लोरोप्लास्ट बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। और डिवीजन यहां पे कैसा होगा, बाइनरी फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन से। इतनी बात समझ में आ गई या। और अब ओरिजिन की अगर अपन बात करें तो हमने ये सीखा था कि सबसे पहला जो क्लोरोप्लास्ट होगा या फिर अपन प्लास्टिड होगा वो कैसे बनाता, तो वो बनाता प्रोकैरियोटिक सेल से। और हमने प्रूव भी किया था। प्रूव कैसे, इसके आप फंक्शन को देखो, जैसे इसका डीएनए देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बात करी, अपने प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कैसा डीएनए होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड, जीसी रिच होता है, नेकेड होता है, हिस्टोन एब्सेंट होती है। अगर अपन ने उसकी बात करी थी, प्लास्टिड की भी बात करी थी, तो हमने ये बोला डबल स्टैंडर्ड, सिंगल, सर्कुलर, नेकेड डीएनए, लगभग सिमिलरिटी है, ठीक है ना। ये चीज बात करते हैं तो सिमिलर होने की वजह से कि यानी यहां पे कुछ अपने पास में अगर अपन ये बात करें एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस का मतलब क्या बोलते हैं कि जब शुरुआत में कोई यूकैरियोटिक सेल बनी, उसमें कोई प्रोकैरियोटिक सेल अंदर की तरफ आई, और अंदर की तरफ आने के बाद में उसने अगर लाइट को कैप्चर कर करके खाना बनाना चालू कर दिया और एटीपी का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे माना जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, वो क्या करता है, यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसने यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म मिलजुल करके क्या करते हैं, काम करते हैं। और एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर की तरफ एंट्री करना। तो यहां पे एंटर कर करके इसने क्या करा, क्लोरोप्लास्ट का या प्लास्टिड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। चलें आगे भाई, चलो ठीक है।
अब अपन बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट राइबोसोम। हेडिंग लगाओ अब। राइबोसोम। हेडिंग लगाओ राइबोसोम। अब राइबोसोम की जब अपन बात करते हैं तो राइबोसोम जो है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, सबसे छोटा ऑर्गेनल है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। इस ऑर्गेनल की खास बात यह है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले इस राइबोसोम को ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पेलेट। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम होता है जॉर्ज जॉर्ज पेलेट। ठीक है भाई, कौन से ईयर के अंदर, 1953, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब इस जॉर्ज पेलेट ने सबसे पहली बार ये देखा, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, पेलेट पार्टिकल भी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड पेलेट पार्टिकल। ठीक है भाई, याद रहेगा आपको, सबसे स्मॉलेस्ट है, पेलेट पार्टिकल भी बोलते हैं, और कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ या फिर ऑब्जर्व हुआ, 1953। अब इसको राइबोसोम को अपन एक यूनिवर्सल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। अब यूनिवर्सल ऑर्गेनल का मतलब क्या है, ऐसा ऑर्गेनल जो सब में पाया जाए। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है और यूकैरियोटिक में भी मिलता है, लेकिन ये एक सेल ऐसी होती है जिसमें ये राइबोसोम अब्सेंट होता है। ऐसी कौन सी सेल होती है, ऐसी कौन सी सेल होती है जिसके पास में राइबोसोम अब्सेंट होता है, बताओ भाई, सोचो, हमने पढ़ा था। ऐसी कौन सी सेल होती है जो अपने सारे के सारे ऑर्गेनल को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती, आरबीसी, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट आरबीसी। भाई दिमाग चलते रहना चाहिए आपका, नहीं चलेगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, झाड़ू काटो फिर तो, ठीक है। अब कुल मिलाकर के इसके डायामीटर की जब अपन बात करते हैं, तो डायामीटर होता है 15 से लेकर के 20 नैनोमीटर। ये ध्यान रखना, इसकी यूनिट ध्यान रखें, ठीक है ना। बाकी अभी तक अपन ने जितने भी पढ़े हैं वो कितने पढ़े, माइक्रोमीटर में, इसको अपन पढ़ रहे हैं नैनोमीटर के अंदर, ठीक है। अब ये जो होता है कि इसकी अगर अपन ये बात करते हैं तो मेम्ब्रेन लेस होता है ये, ठीक है ना, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, लेस ऑर्गेनल। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था नीट के अंदर कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल होता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, वहां पे ऑप्शन में दे रखे थे राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत सारे माइक्रोबॉडी और ये सब चीज, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, राइबोसोम। बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये चीज वाला। तो इतनी बात समझ में आई, मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है ना, और साथ में क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक सवाल ये पूछा जाए, सेल विद इन सेल ऐसे कौन से ऑर्गेनल होते हैं जो सेल विद इन सेल के अंदर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ऐसे कौन से ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल होता है, राइबोसोम, क्योंकि ये खुद एक ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद एक तरीके की सेल थी, बाद में किसी दूसरी सेल में चली गई, ठीक है ना। तो ये चाहे तो नोट लगा करके कॉपी के टॉप पे लिख लेना कि अगर मान लो कि आपसे सवाल में ये पूछे कि सेल विद इन सेल, तो सेल विद इन सेल पूछे तो आपको यह ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और आपके पास में प्लास्टिड, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, वो पूछे तो राइबोसोम्स, ठीक है। चलो, अच्छा मेरे को ये बताओ कि राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, दो, कौन कौन से, 70s और 80s। एक होता है 70s और एक होता है 80s, ठीक है। चलो 70s की अपन बात करते हैं, तो 70s की अगर अपन ये बात करें तो 70s हमारे को दोनों ऑर्गेनिज्म में मिलता है,
प्रोकैरियोट में भी मिलता है और यूकैरियोट में भी मिलता है कि नहीं मिलता? अब मेरे को ये बताओ यूकैरियोट में कहां मिलता है 70s? ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे 70s राइबोसोम होता है? अभी तो ताजा ताजा पड़ा है। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है ना। अगर अपन ये बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड बोल दो, ठीक है। अच्छा, एटीएस की अगर अपन बात करते हैं तो एटीएस सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है हमारे को? यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोट्स में मिलता है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में भी दो तरीके से मिलता है। एक हमारे को मिलता है फ्री फॉर्म के अंदर। फ्री फॉर्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, हमारे को मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और दूसरा, ये हमारे को एक बाउंडेड फॉर्म के अंदर भी मिलता है। बाउंडेड का मतलब होता है किसी से अटैच होता है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल होता है जिससे आपके राइबोसोम अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बाउंडेड फॉर्म के अंदर होता है, वो होता है RER। और ये न्यूक्लियस से भी अटैच होता है, यानी न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। NM का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी क्या होता है? पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो जैसे मान लो कि आपको सिखाने के लिए ये एक हमने ली प्रोकैरियोट सेल और एक हमने ली यूकैरियोट सेल। ये मान लो प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। अब प्रोकैरियोट के अंदर जैसे कि ये इसका साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये ऐसे। ये राइबोसोम है। कौन सा राइबोसोम है ये? बताओ। ये है हमारे पास में 70s। ये 70s होता है, ठीक है। अगर अपन यूकैरियोट की अगर अपन बात करें तो यूकैरियोट के अंदर ऐसे अपन ने पढ़ा था, ये ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसे रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर की तरफ ऐसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर अटैच होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर भी है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है यहां पे भी ये राइबोसोम लगे हुए और ये एटीएस होते हैं। और यूकैरियोट सेल के अंदर अभी हम दो सेल ऑर्गेनल पढ़ करके आए। एक हमारे पास में है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और एक मान लो हमारे पास में है ये क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड। इन दोनों के अंदर कौन से राइबोसोम होते हैं? इसकी अगर अपन ये बात करें, यहां पे कौन सा होता है? 70s, ये ऐसे, ठीक है। तो इसको लेबल भी कर लेते हैं अपन। ये वाला कौन सा राइबोसोम होगा? 80s, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा? 80s। ये फ्री फॉर्म में कौन सा होगा? 80s। ये अंदर किसके अंदर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है इसमें कौन सा होगा? 70s। तो ये जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है ये साइटोप्लाज्म जो कि फ्री फॉर्म में, और बाकी जो है अगर इसकी अपन बात करें तो एम्बेडेड फॉर्म में, और कुछ ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है जो कि कौन सा होता है? 70s। इतनी बात पल्ले पड़ गई। तो ये सब चीजें होती। अब एक टर्म आती है, इसके आगे अपन एक एस शब्द लगाते हैं, ठीक है ना। ये एस का मतलब अब समझते हैं कि यहां से, ठीक है, देखो ये जो एस जो होता है इस एस को अपन बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक और इसका नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं सेडिमेंटेशन यूनिट बोलते हैं, मेंटेशन यूनिट बोलते हैं। अब ये सेडिमेंटेशन यूनिट का काम क्या होता है या फिर इसको समझो। देखो इस सेडिमेंटेशन यूनिट से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं साइज और डेंसिटी। ये क्वेश्चन आपके नीट का क्वेश्चन है कि एस
से आप क्या चीज फाइंड कर सकते हैं, या फिर एस किसको दर्शाता है, साइज और डेंसिटी को। तो ये एस से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे अपन मेजर कर सकते हैं, इससे अपन मेजर कर सकते हैं, इससे साइज और डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये जो तरीका है, या फिर अगर अपन ये बात करते हैं कि ये जो मेजरमेंट है ये एक तरीके का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। अभी आपको एक चीज थोड़ा सा सिखा देता हूं मैं कि मेजरमेंट क्या चीज होता है। अब इसको देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो, अगर अपन मेजरमेंट की अपन बात करते हैं तो दो प्रकार के मेजरमेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास में डायरेक्ट, और एक होता है हमारे पास में इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब क्या चीज होता है, डायरेक्ट का मतलब सिंपल है, ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड कर करके जो वैल्यू आए वो क्या होगी, डायरेक्ट, जो कि एक मैथमेटिकल है। जैसे सिंपल सी अगर अपन बात करें, आपको मैंने एक 50 ग्राम दिया और आपको मैंने 30 ग्राम दिया, दोनों को मिक्स कर करके कितना आएगा अपने पास में, 80 ग्राम आएगा। सिंपल, ये डायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट का मेथड का मतलब ये होता है कि जिसमें हम क्या करें, एडिशन करें, ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर दें, सब्सट्रैक्शन के साथ साथ में मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो जैसे कि मान लो कि आपको ये मान लो 50 ग्राम प्लस 30 ग्राम मिलकर के कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया, ठीक। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर होता है एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट से जो हमारे को चीज मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक। तो इसी चीज को आपको सिखाने के लिए, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या रखा, एक पार्टिकल रखा, या फिर एक हमने राइबोसोम का स्ट्रक्चर रखा। ये राइबोसोम था, ये ऑर्गेनल था, और इसको क्या करा, इस टेस्ट ट्यूब को बहुत तेजी से क्या करा, रोटेट करवाए, ठीक है ना। अच्छा, इसको अपन हाई स्पीड पे रोटेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जैसे ही हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन कराने की वजह से ये जो आपके पार्टिकल जो था वो नीचे की तरफ क्या हुआ, सेडिमेंट होने लगा, ये सस्पेंड होने लगा, ठीक है ना। अब ये जितने सस्पेंड हुआ, एक्सपेरिमेंटली जिस जिस रेट पे या फिर जिस तरीके से सस्पेंड होगा, हम उसके हिसाब से उसका नाम दे देंगे। मान लो कि ये सिखाने के लिए ये जो अपने पास में राइबोसोम था ये सस्पेंड हुआ, तो कुछ इसके अंदर टाइम लगा या फिर कुछ भी ऐसा समय लगा, तो इसको अपन ने नाम दे दिया 60s, ठीक है ना, सस्पेंडेड यूनिट अपन ने बोल दिया। अब ऐसे ही हमारे पास में, जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, एक दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक ये ले ली, एक ये ले ली, ठीक है। अब एक जो हमारे पास में राइबोसोम है हमने लिया एक, इसके अंदर ये हमने लिया 60s, ठीक है, 60s लिया। तो 60s जो लिया, या फिर आप ऐसे मान सकते हो इसको कि हमने जो राइबोसोम लिया इसको हमने क्या करा, सेंट्रीफ्यूगेशन करा, और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में ये जो सब सस्पेंडेड हुआ, तो इसके हमारे पास में इसकी सेडिमेंटेशन यूनिट आई हमारे पास में 60s। फिर हमने एक दूसरा राइबोसोम लिया, उसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा और उसकी हमारे पास में यूनिट आई 40s। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि चलो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो इन्होंने क्या करा, इसको 60s को और 40s को क्या करा, आपस में कंबाइंड कर दिया, ठीक है, ऐसे। ये जैसे मान लो इसको जोड़ दिया आपस में। अब जोड़ने के बाद में अगर मान लो डायरेक्टली देखते तो ये डायरेक्टली कितना आता है इसके अंदर, 60 और 40 कितना हो गया, 100। तो अगर डायरेक्ट मेथड से अगर देखते तो इसका सेडिमेंटेशन यूनिट कितना आता, 100 आता। लेकिन जब इसका सेडिमेंटेशन देखा गया तो जैसे ये नीचे पहुंचा इसका सेडिमेंटेशन आया 80s। समझ में आ गया। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम को हम किसके बेसिस पे देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर करके कितनी कितनी रेट से या फिर कितने जो तरीके से क्या कर सकता है, सेडिमेंट कर सकता है। अब ये जो अपने पास में मेजरमेंट जो होता है, यानी ये सेडिमेंटेशन जो रेट होती है, अगर अपन ये बात करें, ये सेडिमेंटेशन की जो रेट होती है इसको अपन बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। ये सेडिमेंटेशन रेट जो होती है किस चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कि डिपेंड किस किस के ऊपर करती है। सबसे पहला जो पार्टिकल ले रहे हो उसका एरिया, उसकी शेप और उसका साइज, ठीक है ना। तो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो उसके एरिया पे, उसकी शेप पे और उसके साइज पे। मेनली तीन चीजें ध्यान रखनी, और भी चीजें होती। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे जब अपन ने 60 लिया तो इसने ज्यादा एरिया घेरा तो ज्यादा सेडिमेंटेशन रेट आया। इसने जब 40 देगा तो 40 मतलब अगर अपन ने ये पार्टी के लिए इसने कम एरिया घेरा और कम साइज था तो इसका कम आया। अब जैसे ही अपन ने इसको मिक्स कर दिया, होना तो क्या चाहिए था, इसका और इसका मिक्स कर देते तो उतना आ जाता, लेकिन जैसे ही अपन ने इसका मिक्स करा तो इसका एरिया चेंज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसने जैसे ही अपने आप को अटैच किया होगा कुछ एरिया इसने अपने आप का कम किया होगा।
यानी इसके बीच की ये जो मेम्ब्रेन इसने हटाई होगी, हटाने के बाद में ये कैसे कर करके इसने कम किया होगा, और इसके साइज के अंदर, शेप के अंदर भी चेंज आया होगा। तो साइज, शेप और एरिया के अंदर चेंज आने की वजह से इसकी सेडिमेंटेशन रेट में भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ये समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि 60 और 40 मिलकर के 80 क्यों हुआ, तो उसको समझा पाओगे कि ये सेडिमेंटेशन रेट होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे समझ में आती है। ऐसे मत बोला हमारे को तो आता ही नहीं है, ठीक है ना, भूल गए हम, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को देखना है इतना तो ये देख लो। चलो अब आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर कि जैसे मान लो कि हमारे पास में ये राइबोसोम बने किससे। अगर अपन ये बात करते हैं कि हमारे पास में दो तरीके के राइबोसोम है, एक है हमारे पास में 70S और एक है हमारे पास में 80S, ठीक है। तो इन दोनों के राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है दो चीजों से। एक होता है इसके अंदर rRNA और प्रोटीन। ये rRNA और प्रोटीन मिल करके क्या बना लेते हैं अपने पास में, जैसे ही कंबाइंड होते हैं तो 70S भी बनाते हैं और 80S भी बनाते हैं, ठीक। तो राइबोसोम के पास में दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। तो आप आगे पढ़ोगे कि लार्ज और स्मॉल जब आपस में आकर के जुड़ते हैं और बीच में क्या आता है उसके अंदर जो आपके पास में mRNA, ये mRNA आएगा और दोनों के दोनों यूनिट जुड़ेगी तो ये मिलकर के क्या बना लेता है, राइबोसोम बना लेता है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अपन स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो हमारे राइबोसोम जो होते हैं उसके पास में दो सब यूनिट होती है, ठीक है। ये राइबोसोम जो होता है उसके पास में दो सब यूनिट होती है, एक होती है हमारे पास में लार्ज और एक होती है हमारे पास में स्मॉल, ठीक है। अब किस तरीके से जुड़ता है, जैसे मान लो कि आपको सबसे पहले ये सिखाते हैं कि 70S में से कैसे होता है। जैसे मान लो कि ये जो है ये इसकी लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, और ये इसके अंदर ये जो है इसकी स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये 70S टूटेगा कितने कितने में, 50 और 30, इन दोनों में से 50 कौन दिखाई दे रहा है, जो बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो है अगर इसकी अपन बात करें तो ये जो है 50S है और ये जो है 30S है। तो ये तो 80 हो गया, ये 70 कैसे नहीं हुआ, सेडिमेंटेशन यूनिट, एक्सपेरिमेंटल है, इनडायरेक्ट है, इसलिए अपन। अब जैसे कि हमने क्या बोला कि ये जो दोनों के दोनों राइबोसोम जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, rRNA होता है और प्रोटीन्स होते हैं। तो इस 50S के अंदर कितने rRNA होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमारे को जो rRNA मिलते हैं, यहां पे मिलता है अपने को एक 5S rRNA, ये जो है 5S है, 5S rRNA। इतनी बात समझ में आई। तो पहला rRNA कौन सा होता है 50S के अंदर, 5S rRNA। दूसरा जो RNA होता है इसके अंदर 23S rRNA। तो दूसरा कौन सा हो गया इसके अंदर, 23S rRNA। तो 50 के अंदर दो होते हैं, एक होते हैं 5S और एक 23S। अब जो अपने पास में 30S जो होता है उसके अंदर एक RNA होता है जिसको अपन बोलते हैं 16S rRNA, 16S rRNA। तो आप मेरे को बताओ कि 70S में कितने rRNA होते हैं, तीन, कौन कौन से, 15, 23 और 16। बात समझ में आ गई। अब जिसमें से इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए अगर अपन ये बात करें, इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए बीच में आयंस होते हैं जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। इतनी बात पल्ले पड़ी। लेकिन इस मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन फिक्स होती है, यानी इतनी कंसंट्रेशन होगा तभी जाकर के ये जुड़ेगा। तो एक बार सवाल पूछा गया था कि दो राइबोसोम की यूनिट को जोड़ने के लिए आयन कौन सा चाहिए, मैग्नीशियम आयन। कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो 0.001 मोलर कंसंट्रेशन, ये याद रखना, ठीक है। कितना चाहिए अपने को, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, मैग्नीशियम आयन की, ये अपने को चाहिए मैग्नीशियम आयन। इतनी बात पल्ले पड़ी अपने को। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको ये जो राइबोसोम होता है आगे जाकर के क्या बनाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन बनाएगा, ये चीज सबको क्लियर है। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और
आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के समय पे याद करो, जो तुम 12th क्लास में थे तो उस समय पे आपको सिखाया गया था कि एक अपने पास में एक पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम आता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है। तो यहां पे अपन ध्यान रखना है कि 23SR आरएनए जो है यहां पे एक एंजाइम की तरह काम करता है और ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। हालांकि अपन ये पढ़ेंगे तो यहां पे जो 50S आरएनए के अंदर क्या होता है, एक 23S आरएनए होता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है, एक एंजाइम की तरह काम करता है, तो इसको अपन बोलते हैं राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अभी मैं आपको सिखा देता हूं राइबोजाइम क्या होता है। तो आप जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तो बायोमोलिक्यूल के अंदर हम एक लाइन पढ़ेंगे कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट सम आर न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव। जैसे कि आरआरएनए में भी कौन सा, राइबोसोमल आरआरएनए, और राइबोसोमल आरआरएनए कौन सा आरएनए होता है, 23S आरआरएनए। इसका काम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास में 70S। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर 80S की। तो 80S के अंदर भी सिंपल इसी तरीके से होगा। इसके अंदर भी हमारे पास में 2 सब यूनिट होगी। ये हमारे पास में इसकी लार्ज सब यूनिट और ये इसके अंदर स्मॉल सब यूनिट। अच्छा, 80S के अंदर लार्ज क्या होती है, कौन सी होती है, 60, और स्मॉल कौन सी होती है, 40। तो ये है इसकी 60S और ये कौन सा हो गया, 40S। इन दोनों के बीच में भी, इनको भी जोड़ने के लिए क्या होता है, यहां पे मैग्नीशियम आयन होता है जो दोनों सब यूनिट को क्या करता है, जोड़ता है। और इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी चाहिए अपने को, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन चाहिए। तो यानी दोनों के अंदर आपकी फिक्स कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर आपके पास में मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.001 होनी चाहिए। अब देखो, हमने ये सीखा कि यहां पे आरएनए होता है। अब यहां पे भी हमारे पास में क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है ना। कौन कौन सा आरएनए होगा, यहां पे हमारे को 3 आरएनए मिलते हैं, 2 और ये तीसरा। पहला जो आरएनए होता है वो होता है 5S आरएनए। कौन सा होता है, 5S आरएनए। दूसरा जो आरएनए होता है वो होता है 5.8S आरएनए। तीसरा जो आरएनए होता है वो होता है 28S आरएनए। याद रहेगा आपको। 60S के अंदर कौन कौन सा होता है, 5S, 5.8S और 28S। याद रखने का तरीका, डिफरेंस का याद रखना है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, 8 से याद रखना। 8 जिसके अंदर भी आ रहा है तो वो कौन सा हो गया, 80S। और 80S किसमें मिलता है हमारे को, यूकैरियोटिक आरएनए, यूकैरियोटिक राइबोसोम में कौन सा आरएनए मिलता है, 28 और 5.8। अच्छा, इनमें से ऐसा कौन सा आरएनए है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिलता है, कॉमन कौन सा है, 5S। सवाल समझ में आया किस तरीके से पूछेगा। इनकी छोटी वाली जो सब यूनिट होती है वहां पे भी एक आरएनए होता है जिसको अपन बोलते हैं 18S आरएनए। तो याद रखने का तरीका ये है, 8 से याद रखो, 5.8, 28 और 18 याद रहेगा। इसमें कौन कौन सा होता है, 5, 23 और 16, ठीक है। अब जैसे कि अपने ये जो स्मॉलर सब यूनिट जो होती है यहां पे और यहां पे, हर जगह पे क्या होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो प्रोटीन की जब अपन बात करते हैं तो हमने ये बोला कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास में यहां प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, तो ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन और आरएनए मिल करके क्या बना लेते हैं, राइबोसोम्स बना लेते हैं। यहां पे भी क्या होगी, प्रोटीन्स होगी, ये ऐसे प्रोटीन्स है इस तरीके से, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन और आरएनए ने मिलकर के क्या बना लिया, अपने पास में ये चीज बना ली। अब प्रोटीन की अगर अपन ये बात करते हैं कि यहां पे और यहां पे जो प्रोटीन होती है, आप मेरे को बताओ सेम या डिफरेंट, प्रोटीन जो होती है सेम या डिफरेंट। अगर मान लो कि सवाल आया और आप भूल गए तो क्या करोगे आप, सेम करोगे डिफरेंट करोगे, हालांकि अपन बताएंगे अभी आप सेम या डिफरेंट। इसके अंदर ये ध्यान रखना, ये जो प्रोटीन्स होती है ये डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ये प्रोटीन और ये प्रोटीन
ठीक है, ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। और कुछ कुछ बुक्स लिखती है कि करीब करीब यहाँ पे क्या होती है, 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती है। तो 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती है इन दोनों के अंदर, अलग अलग प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पे सेम नहीं होता। सेम है क्या चीज यहाँ पे, ऐसा कौन सा आरएनए जो सेम है, 5s। बाकी सारी चीजें क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। ना इससे ये मैच खाता है, ना ये इससे मैच खाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ हमारे पास में कंपोजिशन होता है, इसको बना लो आप।